तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं मानव समाचार और मैं हूं शाहिद अख्तर। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक, जो रेडियोलॉजिस्ट भी है और मालेगांव शहर की बहुत ही मशहूर डायमंड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमने इसको ख़ास तौर से नीट एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट तलबा और तालबात की रहनुमाई के लिए उनको यहाँ पर मदऊ किया है। आइए हम उनसे नीट एग्ज़ाम के ताल्लुक से सवालात करते हैं। डॉक्टर साहब, नीट एग्ज़ाम के लिए जैसा कि अभी 1 महीना बाकी रह गया है, तो जो तलबा और तालबात है और जो स्टूडेंट है, अभी उनके अंदर कुछ ज़्यादा जो है बच्चे कशमकश का शिकार होते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई करना है, किस तरीके से उसको कवर करना है। तो इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, ये नीट एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम है और थोड़ा मुश्किल एग्ज़ाम होता है क्योंकि इसमें सेलेक्टेड लोगों को ही एमबीबीएस सीट देना रहती है। और ये एग्ज़ाम का प्रिपरेशन साल भर आपने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब 1 या 1.5 महीना बाकी है। तो ये 1 या 1.5 महीने में आपको यानी क्या कैसे प्रिपरेशन करना है, मैं कुछ अपने तजुर्बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है स्टडी में वो रिवीजन होती है। आप अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आप नहीं हल कर पाएंगे। तो जितना भी हो सके आप रिवाइज करिए। और ड्यूरिंग रिवीजन भी अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है, कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है जो हॉट टॉपिक्स है, या कोई ऐसा टॉपिक जो मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, जो आपको लग रहा है कि अगर आप आज पढ़ते हैं और 1 महीने बाद अगर एग्ज़ाम में इस टॉपिक पर क्वेश्चन आता है, तो आप उसको सेग्रीगेट करके अलग नोटबुक में लिख लो। और जब एग्ज़ाम रहेगा उसका 1-2 दिन पहले आप उसको रिवाइज़ कर लेना कि यार ये टॉपिक मैंने जो इकट्ठा किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िक्स के जो फॉर्मूले हैं वो आप अलग लिख कर रख लो। ऐसे लिखिए आप कि आप 1 या 1.5 घंटे में पूरा फिज़िक्स रिवाइज़ कर लो। आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा ना वो नेक्स्ट लेवल रहेगा इंशाल्लाह। क्योंकि जो फार्मूले वो बहुत ज़्यादा नहीं, लिमिटेड फार्मूलेज़ है, बहुत हुआ 100, 200, 300 फार्मूले होंगे और आपने साल भर पढ़े, तो उसको रिवाइज़ करने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लगेगा बस। और फिर आप जब फिज़िक्स सॉल्व करने जाओगे तो आपके माइंड में ऐसा रहेगा कि मैंने सारे फार्मूले देख के आए, तो आपको ऐसे ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। जैसे मान लो रोटेशनल मोशन पे कोई क्वेश्चन आया, डिस्क के ऊपर आ गया। अब डिस्क का जो फार्मूला रहता है वो रॉड के फार्मूले से थोड़ा अलग है, तो अगर तुमने हो सकता है रिवाइज़ नहीं किया हो तो थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, तो ट्रिमर आ सकता है हाथ में, टैकीकार्डिया होता है। लेकिन अगर तुमने रिवाइज़ किया रहेगा तो फटक से फार्मूला रखोगे, आप वैल्यूज पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली केमिस्ट्री की जो डिफ़िकल्ट टफ जो रिएक्शंस है वो लिख लो, जो कॉन्सेप्ट मुश्किल है, जो बार बार भूल जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, वो सब आप लिख लो। बायोलॉजी का भी आप ऐसा ही कर सकते हो। और जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो बार बार घड़ी नहीं देखने का, उससे और स्ट्रेस आता है। ऐसा सोच लेने का यार 20-20 क्वेश्चन पर मैं वॉचेस देखूंगा, उसके हिसाब से आप टाइम मैनेज कर सकते हो। और आप अगर अच्छे से पढ़े रहोगे ना, आराम से तुम्हारा पेपर हो जाएगा। आप खाली बैठोगे 10-20 मिनट, आधा घंटा। मैं मेरे एग्ज़ाम में 27 मिनट्स पहले अपना सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए थे। मैं भी आपके जैसा ही कभी नीट स्टूडेंट था। 2013 में पहली बार नीट का एग्ज़ाम हुआ था, तो सबसे पहला स्टूडेंट मैं ही था मालेगांव का जिसने नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और गवर्नमेंट सीट पर मुझे एमबीबीएस फर्स्ट राउंड में केएम हॉस्पिटल, आप जानते हो कि केएम सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है, मुझे वहाँ पर एडमिशन मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत एहसान है। और मैं भी रिपीट किया था 1 साल। और जब मैं फ्रेशर था 2012, जब एमएस सेट था, तो मेरी एमएस सेट में मार्क्स कम आई, तो मैं फिर दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और आपको शायद यकीन नहीं होगा, वो 2012-2013 में मुझे मालूम ही नहीं था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम किस पैटर्न पे होने वाला है। कोई बोलता था एआईपीएमटी होगा, कोई बोलता था नीट होगा, कोई बोलता था नहीं सेट होगा। फिर हमें फरवरी में मालूम पड़ा, जिस साल एग्ज़ाम था उसके 3 या 4 महीने पहले हमें मालूम पड़ा कि नीट एग्ज़ाम होगा, जबकि हम पूरा टाइम सेट का प्रिपरेशन किए थे। लेकिन मैंने अपने आप पे एतमाद रखा कि आप इतना सारा पढ़े हैं, जो मुश्किल मुझे पेश आ रही है ये हर स्टूडेंट को पेश आएगी रियासत, तो मुझे कॉन्फिडेंट रहना है। मैंने फिर एनसीईआरटी बुक लाने के लिए गया मार्केट में, उस टाइम में औरंगाबाद में था,
और आपको हैरत होगी कि एनसीईआरटी बुक अवेलेबल नहीं थी औरंगाबाद में भी, उन्हें पता ही नहीं थी कौन सी बुक। फिर 1 वीक लिया, वो बुक सेलर ने उसने अवेलेबल करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह देखो मैं MBBS पास करके KM हॉस्पिटल से आपके सामने बैठा हूँ। इंशाल्लाह आप भी एक दिन ये एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, आज नहीं तो कल आप क्लियर कर लोगे, ये कॉन्फिडेंट आप अपने अंदर रखिए। डॉक्टर साहब एक सवाल और आपसे कि जब आपको पता ही नहीं था कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होते हैं, तो उस वक्त तो तैयारी करते वक्त तो जैसे नेट एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त तो आपको तो जो दुश्वारियाँ पेश आई होगी, तो आपने फिर उसका हल कैसे निकाला? देखिए सर, जो टॉपिक रहता है वो तो वही रहने वाला है। महाराष्ट्र के एग्जाम हो, एम्स हो, नीट हो, ऐसा रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन या बायोलॉजी के टॉपिक पे रहेंगे। थोड़ा बुक्स बदलती है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बदलते हैं। अगर तुम्हारे पास नॉलेज रहेगी तो फिर क्वेश्चन कैसे बने? तो अगर तुम्हारे फंडामेंटल्स अच्छे रहेंगे, तुम्हारे टीचर्स अच्छे हैं, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मुश्किल आपको पेश आने वाली है वो दूसरे स्टूडेंट को भी आने वाली है ना। जैसे मुझे अचानक 3 महीने पहले बताया गया कि यार नीट होगा ये सर, तो ये बाकी स्टूडेंट के लिए भी ये चीज़ नहीं थी जो मेरे लिए थी। तो वो 3 महीने में मैंने पूरा अपना थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया स्टडी का, और वो 3 महीने मैंने बहुत अच्छे से स्टडी की यार, ठीक है नीट होने वाला है, ओके सर, इंशाल्लाह इस बार तो निकाल जाएंगे। थैंक यू सर। इसी तरह हमारे स्टूडियो में हमारे दूसरे मेहमान खानवादाए अब्दुल वाहिद होटल वाले फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, डॉक्टर मोहम्मद सालिक, जिन्होंने अभी अभी MBBS फर्स्ट क्लास पास किया एग्ज़ाम। आइए इनसे हम सवालात करते हैं। आपने नीट एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से प्लान किया और किस तरीके से आपने उसकी तैयारी की? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। बोर्ड एग्ज़ाम्स एंड नीट एग्ज़ाम्स आर वेरी डिफरेंट, और जो बच्चे फ्रेशर्स में हैं फर्स्ट 11th एंड 12th में, और जिन्होंने तैयारी 11th से शुरू कर दी थी नीट की, उन बच्चों के लिए एक सबसे मेन थिंग मेरी ये है कि अभी जैसे कि 1 से 1.5 महीना बचा है नीट के लिए, तो जो भी 11वीं से 12वीं तुम लोगों ने प्रिपरेशन किया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा टाइम अभी तुम लोग जो 11th और 12th फ्रेशर वाले हैं जिन्होंने स्टडी की हुई है उनके लिए बात करूँ मेन, उनको ये चाहिए कि जो टॉपिक्स तुमको हार्ड लग रहे थे वो टाइम पर, मतलब हर एक के लिए डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जो मुश्किल होते हैं। मुझको फिजिक्स से आता था, किसी को केमिस्ट्री आता है, केमिस्ट्री के किसी को फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ज़्यादा हार्ड लगता है। तो इसमें अपना वीक पॉइंट जो तुम अभी पहले जैसे कि 1-1.5 महीना है तो पहले ही निकाल लो कि ये वीक मेरा पॉइंट है, इसको मेरे को एग्ज़ाम के पहले रिवाइज करना है, और बाकी जो जिस टॉपिक में तुमको कॉन्फिडेंस है ना, वो टॉपिक को अननेसेसरली 1-2 दिन पहले देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पूरा सिलेबस तुम 2-3 दिन पहले रिवाइज नहीं कर सकते। तो जो टॉपिक तुमको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए कठिन जा रहा है या मुश्किल जा रहा है या डिफ़िकल्ट जा रहा है, उसको एकदम एक चाहे तो कोई नोटबुक ले लो या तो फिर बुक पे अंडरलाइन कर लो, कोई अलग से बना के मतलब वॉल पे अपनी घर की दीवार पे लगा लो कि ये टॉपिक मुझको 2 दिन पहले रिवाइज करना है। इससे क्या होता है कि जो एवरेज बच्चे होते हैं उससे तुम आगे बढ़ोगे, और क्योंकि जो मेन टॉपिक जो तुमको सही नहीं लगते थे, मतलब एवरेज लग रहे हैं, इजी लग रहे हैं, वो तुम एग्ज़ाम में करने वाले हो। जो टॉपिक तुमको मुश्किल लग रहे थे वो 2 दिन पहले अगर तुम लोगों ने देख लिया तो वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम लोग करोगे वो तुमको डिफरेंशिएट करेगा एवरेज बच्चों से आगे आने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है। और जो बच्चों ने मतलब रिपीटर्स हैं, मैं उनको भी यही सलाह दूंगा कि तुम तो एक बार नीट फेस कर चुके, तुमको ये पता है कि मिस्टेक कहाँ हुई थी। अगर तुम लोगों ने रिवाइज नहीं किया तो रिवाइज करो। और जो दूसरी मेन चीज़ है कि जो टेस्ट सीरीज़ है, जैसे कि मैं आइलैंड में था तो टेस्ट सीरीज़ वहाँ पे होती थी, तो पहले टेस्ट सीरीज़ होती थी तो सबसे पहले चैप्टर वाइज होती थी, तो चैप्टर वाइज टेस्ट देने का, उसके बाद यूनिट वाइज टेस्ट देने का, उसके बाद 11th-12th का अलग से टेस्ट देने का, और फिर मेगा टेस्ट पे आने का। डायरेक्ट मेगा टेस्ट पे अगर तुम लोग जंप करोगे तो उसका मुझको नहीं लगता कि इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है एज़ कम्पेयर टू तुम लोग चालू करोगे। एटलीस्ट अभी अगर 1 महीने से चालू करो तो यूनिट वाइज टेस्ट से चालू करो, क्योंकि उसमें कैसा होता है कि बहुत सारे वैराइटीज़ के क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टॉपिक से जो आ रहे हैं क्लियर हो जाता है कि ये यूनिट मेरी स्ट्रॉन्ग है, इसको ये करना है, मतलब इसको इतना ही टाइम देना, दूसरी यूनिट जो है वो वीक है, इसको मेरे को इतना टाइम देना है। मेगा टेस्ट में कैसे होता है, अगर 1 महीना पहले तुम मेगा टेस्ट पे जंप कर रहे हो, अगर तुम्हारी पूरी पढ़ाई नहीं हुई है तो इसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैव हज़ार्ड आएंगे और तुम अपना वीक पॉइंट वहाँ पे पता ही नहीं कर पाओगे। तो मैं ये चाहूँगा कि मतलब जो 11th-12th वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान दे, और जिन्होंने मतलब 12th से चालू किया है तो इट्स नेवर लेट, कभी भी अपने आप को एकदम कॉन्फिडेंस रखे। और जब भी मतलब वो ऐसा सोच लें कि अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा है
तो अपने आप को खुद एनालाइज करें कि मेरे से कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि हर एक की वीकनेस जो होती है सब अलग अलग होती है। तो बस ये कहूँगा। डॉक्टर सालिक, बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो शिकायत ये करते हैं कि हमको जो है फार्मूलेज है वो हमको लर्न नहीं होते, याद नहीं होते जल्दी, तो उसका क्या हाल है? उसके लिए तो देखो मैं ये कहता हूँ कि किसी का बायोलॉजी वीक है, किसी का फिजिक्स वीक है, किसी का केमिस्ट्री वीक है। जिसका मतलब जो जिनका बायो मतलब वो मेडिकल स्टूडेंट तो ज़्यादा बायो ओरिएंटेड होते हैं, उनको कैसा होता है कि जो मगअप करने वाली चीज़ें बहुत इजी लगती है, और जो फिजिक्स के फॉर्मूलेज है, तो ये जो सबसे पहले तुमको अगर ये जो सर ने एकदम बताया ना कि एक फार्मूले का मतलब ये एक चैप्टर में जितने जैसे कि 20-15-20 फार्मूले हैं, तो वो लिख के रख लो, चाहे तो अपनी दीवार पे चिपका लो जहाँ पर तुम पढ़ रहे हो स्टडी के लिए। पूरे फार्मूलेज 1 महीना पहले चिपका लीजिए, मतलब पूरा वॉल पे स्टिक कर लो, और उसको बार बार एटलीस्ट अगर तुम लोग को नहीं करना है ना तो एक बार देख लो, सुबह शाम से 5-10 मिनट देख लो कि ये फार्मूले हैं मेरे को। चाहे अभी वो एकदम यूजलेस लग रहा होगा, लेकिन जब तक तुम्हारी बाय द एंड एग्जाम आने लगेगा, तुमको वो फॉर्मूले एकदम विजुअल मेमोरी बन चुकी रहेगी। कि अगर कभी उनको याद नहीं भी आ रहे तो एक विजुअल मेमोरी होती है, एक ऑडियो मेमोरी होती है, मतलब जो अपन देख कर लर्न कर रहे हैं और एक बार बार जो उसको सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, तो वो दिमाग मतलब वो इमेज आपके दिमाग में छप जाएगी और उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो फिजिक्स में सब यही फंडामेंटल है कि जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स है सबका फॉर्मूला एक जगह लो, उसको बड़े से चार्ट पे चिपका दो, मतलब मैं मेरा पैटर्न बता रहा हूँ, और उसको देखते रहो। अगर तुम एक्टिव लर्न नहीं भी कर रहे हो, 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले से चिपकाए हुए हो, और जो 11-12 में तो वो तो अभी से ही चिपका लो पूरा, जो यूनिट एटलीस्ट तुम अभी पढ़ चुके हो, जैसे 11th के लोगों के 11th के चैप्टर्स हो चुके, तो वो क्या करो, उसको स्टिक कर लो पूरा दीवार पर, और उसको पैसिव देखते रहो। एक्टिव लर्न अभी मत करो। ये जो 1 महीना बचे उसमें तो एक्टिव लर्निंग करनी रहेगी, लेकिन जो है ना पैसिव देखोगे तो ऑटोमेटिकली वो याद होते जाएंगे वो पूरे फॉर्मूलेस। तो इससे बहुत रोजाना देखने से जो है तो हाँ। बच्चों की मेमोरी के अंदर वो बिल्कुल विजुअल मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। बिल्कुल। हाँ डॉक्टर साहब, जो हमारे नीट के स्टूडेंट्स हैं तो उनको अभी तो जैसे नीट के एग्ज़ाम को तकरीबन 1 महीना बाकी है, तो उनको मिनिमम जैसे कितना टाइम देना चाहिए अभी स्टडी के लिए? बहुत सारे बच्चे शिकार होते हैं इस बात का कि हमारा टाइमिंग एडजस्ट नहीं होता। मैं तो सर 8-9 घंटे स्टडी करता था, सच बोलो तो। और मैंने बहुत लंबे अरसे तक स्टडीज़ की है और बहुत सारे इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए है। सो जो घंटे हैं वो उतना अहमियत नहीं रखते। अगर आप 2-3 घंटे 4 घंटे कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो ब्रेन एकदम ड्रेन आउट हो जाता है। तो कंटिन्यू भी मत पढ़ो, 1-2 घंटा पढ़ो, थोड़ा आधा घंटा ब्रेक ले लो, और थोड़ा तफरी भी करने का, भले 1 महीना ही क्यों नहीं बाकी हो, रात में जाने का दोस्तों में दरमियान में चाय वाय पी के आने का। तो बॉडी को ओवर बर्डन मत करो, ओवर स्ट्रेस मत करो। एकदम कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में अगर पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और मैं जैसे बताया हूँ कि मैं KEM से MBBS किया हूँ, तो वहाँ पे तो सब टॉपर्स आते हैं। बिल्कुल। और मैं उनको भी पढ़ते देखा हूँ, वो लोग भी ऐसा बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करते कि दिन रात लाइब्रेरी में बैठे। ग्रेजुअल मॉडरेट अमाउंट में स्टडी करो, बहुत इंटेंस होकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 8 to 9 आवर्स आप स्टडी करिए, अच्छी नींद लो, नमाज़ पढ़ो, दुआ करो, थोड़ा घूमो फिरो। 8 to 10 आवर्स इज़ मोर देन इनफ मेरे हिसाब से। क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई 12-14 घंटा पढ़ रहा है तो वो मतलब 6 घंटा सोएगा, उसकी नींद सही नहीं होगी, जो ब्रेन एफिशिएंसी है ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। मतलब नींद जो है उसकी नींद ज़रूरी है। मैं तो 8-9-10 घंटे सोता हूँ अभी भी। अच्छा। हाँ, और नीट यूजी में भी 9-10 घंटे सोता था मैं, और 8-9 घंटा स्टडी करता था। वो 8 घंटा भी बहुत होता है अगर हम अच्छी से ईमानदारी से पढ़े ना। जो लोग बोलते हैं 12 घंटा 14 घंटा, इतना होता नहीं है। वो 8-10 घंटा 12 घंटा बहुत एक्सटेंड करके पकड़ सकते हैं। आवर्स इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने आपको कहा। अच्छा। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत लाइटली लो, मैक्सिमम टाइम आपको स्टडी करना है। और एक बात और मैंने बताना रह गया मुझे कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आपको जल्दी सोना है। अब बच्चे क्या करते हैं, वो साल भर रात में जाग के स्टडी करते हैं 2 बजे तक 1 बजे तक। अब एग्ज़ाम के 1 दिन पहले वो 10 बजे 9 बजे सोने की कोशिश करते हैं, वो नींद नहीं आती क्योंकि अब उनका स्लीप साइकिल वैसे ही बना है। 2 बजे की और लेट नींद आती। तो पहले से आप प्रिपरेशन शुरू कर दो स्लीप साइकिल सही करने के लिए। और खुदा न खास्ता अगर आपको रात भर नींद नहीं भी आई, बहुत बच्चों के साथ होता है, तो डरने की बात नहीं है। कभी खुदा न खास्ता नहीं सो पाए आप, तो भी तुम्हारे बॉडी में एक एड्रेनलिन हार्मोन होता है, एड्रेनलिन रश बोलते हैं, जो इंसान को अवेक रखता है और तुम्हारा ब्रेन इंशाल्लाह काम करता है। मैं मेरी एग्जांपल लेता हूँ। नीट यूजी में हमें पहले नासिक जाना होता था, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव में सेंटर है। तो रात भर मुझे नींद नहीं आई स्ट्रेस से, करवट बदलते रहा, नई जगह रहती है और एक पढ़ाई का भी वो स्ट्रेस रहता है एग्ज़ाम का।
बट मैं एग्ज़ाम देने गया बस फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आधा घंटे पहले मैं फ्री हो गया था। जो MCQ है ऐसा फटाफट लगाया अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कुछ नहीं। हालांकि रात भर सोया नहीं था, सुबह तक डर रहा था मैं, यार सोया नहीं, दिमाग नहीं चला। इंसान का दिमाग इतना कमज़ोर नहीं है कि अगर एक रात नींद ना हो तो चलना ही बंद हो जाए, लेकिन सोना है। अगर सो लोगे तो बेटर रहेगा आपका। अच्छा बिल्कुल। और एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कभी कभी क्या होता है ना, एकदम एंशियस रहता है स्टूडेंट, पढ़ता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या पढ़ा, तो क्वेश्चन बार बार पढ़ने का, फिर अल्टरनेटिव्स भी आने का। लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अल्टरनेटिव देते हैं, फिर घाई करने में ना कुछ भी लगा देते हैं। अगर तुम्हें नहीं पढ़ा, समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन 2 से 3 बार अच्छी से ध्यान से पढ़ो। बीच में नोट लगा है, कुछ और लगा है, बहुत सारी जो जवाब रहते हैं वो क्वेश्चन पढ़ के आप निकाल लोगे। जो अल्टरनेटिव्स रहते हैं ना, आपको पहले ही मालूम पड़ेगा इसका आंसर क्या है। बल्कि कितनी बार ऐसा होगा कि आप मुस्कुराओगे क्वेश्चन पढ़ के कि जो टीचर था वो मुझे ऐसे ट्रैप करना चाह रहा था। और बहुत सारे लोग ट्रैप होते भी होंगे उसमें, कोई नींद में रहा होगा, कोई जल्दबाजी में होगा। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम कंफर्टेबल हो गए। जो जीनियस लोग रहते हैं या जो रैंकर्स रहते हैं ना, मैंने देखे हैं अक्सर KA में, नायर में, खुसूसन KA में, वो बहुत काम रहते हैं, एकदम पुरसुकून। कुछ क्वेश्चन देंगे ना तो कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर पढ़ेंगे, अल्टरनेटिव्स पढ़ेंगे और आंसर इंशाल्लाह उनको आ ही जाता है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंट, तुमको बहुत डर लग रही है, बहुत एंजाइटी, इसका मतलब तुम्हारा प्रिपरेशन वो लेवल का नहीं। तो ये जो 1 महीना रहता है ना, ये पावर प्ले है। इसमें मैक्स रिवीजन करो, जो ऐसे टॉपिक है जिसमें रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं वो दो। और मैं तो बोलूँगा कि जो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले रहता है उसमें ना कोई ग्रैंड टेस्ट मत दो। कभी खुदा ना तुमने अगर मार्क्स कम आई ना तो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता है बच्चा। अगर अभी देना है तो अभी दे सकते हो आप, अभी 30 दिन है, 40 दिन है। और जब भी आप वो दायरा भरने के लिए जाओ तो हमेशा नंबर देखने का कि यार ये 105 नंबर MCQ है तो उसका ही सर्कल करो, उसमें कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, इस पे एक बात और बोलना थी कि बच्चे जो है वो तो क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब वो दायरा भरने की बात आती है तो वो ऊपर नीचे से हाँ, ऊपर नीचे हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि वो कैसा है सर, वो एकदम करीब करीब नंबर्स रहते हैं, उसमें वो ऊपर नीचे हो जाता है। मेरे साथ भी 1-2 MCQ में हुआ था, लेकिन ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और एक में भी नहीं होना चाहिए ऐसा। बिल्कुल। तो और ऐसा है कि साल भर आपने जो टेस्ट पैटर्न पे सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करो। कोई पहले बायोलॉजी करता है, कोई केमिस्ट्री करता है, जिसकी जो सीक्वेंस है वैसे सॉल्व करो। और ये टफ है आपके लिए जो लग रहा है, ये सबके लिए वैसा ही है। जो रैंकर से बराबर रैंक निकालेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साली, ये बच्चों को जैसे स्टडी के लिए बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो बच्चों को ज़्यादातर इन्हें जो डिफ़िकल्टीज आती है तो वो फिज़िक्स में बच्चों को आती है उसके अंदर। और ज़्यादातर बच्चे टाइम देना बायो के लिए सोचते हैं कि इनके लिए ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, इसकी मार्क्स ज़्यादा रहती है एग्ज़ाम में। आप क्या कहना चाहते हैं इस ताल्लुक से बच्चों को? सिंस क्योंकि अभी 1 महीना सिर्फ बाकी है, तो मैं यही बोलूँगा कि जितने टॉपिक्स तुम लोगों ने अच्छे से किए हुए हैं ना, बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, ऐसा नहीं है कि सबको फिजिक्स से हार्ड जाता है। सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है। किसी को बायो हार्ड जाता है, पूरी फिजिक्स पे से 180 आती है, बायो में 3-4 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। तो जो तुम्हारा, मैं वही बोलूँगा कि 1 महीना पहले तुमको पता है कि तुम्हारी वीकनेस क्या है, सबसे ज़्यादा उस पर काम करना चाहिए अपने को। मतलब तुमको ऐसा लग रहा है ना कि मेरा बायो ये वाला यूनिट वीक है, तो वो करके ख़त्म करो। जो तुमको आ रहा है वो बार बार करके उसमें टाइम वेस्ट मत करो। जो तुमको इजी टॉपिक है उसको दोबारा छुओ ही मत, क्योंकि वो तुम पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस तो आया है कि ये आ रहा है मुझको, लेकिन वो अल्टीमेटली तुम्हारा टाइम कंज्यूम कर रही है 1 महीने में। और जो 1 महीना का सफ़र मतलब ये ड्यूरेशन है, इसमें क्या करो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूनिट वाइज टेस्ट दो। मुझको ज़्यादा बेनिफिट उससे हुआ था कि एक पर्टिकुलर यूनिट है, वो यूनिट का टेस्ट दो तुम। जैसे कि बायो में 8-10 यूनिट है जो भी NCERT की, तो यूनिट वाइज टेस्ट देते हैं ना, तो उसमें डेप्थ में जाता है इंसान क्वेश्चन में। अगर ग्रैंड टेस्ट दोगे तो सब में से ऊपर का सुपरफिशियल कोई क्वेश्चन उठा लिया, उससे फिर अपना एनालाइज नहीं हो पाता है कि मैं कैसे, मतलब मेरा लेवल क्या है। ग्रैंड टेस्ट तभी मतलब हर एक को फ़ायदा तभी देगा जब उसकी पूरी ओवरऑल स्टडी हो चुकी है। और मैक्सिमम बच्चों की 90% की, किसी की 1 यूनिट छुट्टी रहती है, 2 यूनिट छुट्टी रहती है, उसकी वजह से पूरी ज़्यादा फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाते हैं। तो यूनिट वाइज टेस्ट दो, बीच में 1-2 ग्रैंड टेस्ट दे सकते हो। उसमें अगर मार्क्स कम भी आ रही है तो ज़्यादा मतलब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट वाइज टेस्ट में अगर तुमको मतलब ज़्यादा एनालाइज करने का मौका मिलता है अपने आप को एज़ कम्पेयर टू ये ग्रैंड टेस्ट के, मुझको तो यही बोलना है। और दूसरी चीज़ें हैं कि बायो का ऐसा है कि मेरा रिवीजन पैटर्न ये था कि मैं
सबसे पहले ऐसा करता था कि जैसे कि 1.5-2 महीना रह गया था, सबसे पहले मैं एक एक दिन एक एक चैप्टर रिवाइज करता था। जैसे कि एक 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है बायो का, छोटे छोटे चैप्टर्स। तो उसको पहले रिवाइज कर लो, उसके बाद ऐसा शेड्यूल बनाओ कि एक दिन में 2-3 चैप्टर रिवाइज करोगे। जैसे कि टोटल बायो में जब कितने चैप्टर्स थे, आई थिंक 30 के आसपास थे, अभी तो मेरे को याद नहीं है, 5 साल हो गए। तो उसमें कैसा करता था मैं, एक दिन में 2-3 महीना पहले से कि पर डे एक चैप्टर रिवाइज कर रहा हूँ मैं बायो का सिर्फ। और हर दिन तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है तुमको। तो हर दिन बायो का मैं जो स्टार्ट किया हूँ 1-1.5 घंटा दिया। उसके बाद मैं क्या करता था कि उसको जैसे कि 40 दिन में मेरा हो गया, अब मेरे पास 1-1.5 महीना बचा है, तो मैं उसको जब दूसरा रिवीजन चालू करूँगा तो 3-4 चैप्टर एक साथ पढ़ूंगा मैं। फिर एक एक यूनिट पे आऊँगा, 1 यूनिट में 6 चैप्टर है, पूरी यूनिट रिवाइज करने का। फिर एक दिन में ऐसा करने सोचने का कि एक दिन में पूरी 2 यूनिट रिवाइज हो, ऐसे करते जाने का। और फिर उसके बाद ट्राई करना है कि एक दिन में पूरी 11th की एक बुक रिवाइज हो जाए। तुमको अगर रिवाइज करना है तो ये बायो का मैं स्ट्रेटजी बता रहा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली क्या करते हैं कि पूरी बुक उठाएंगे कि एक दिन में पूरा रिवाइज कर लूँ मैं, 7-8-10 चैप्टर रिवाइज कर लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं रहता है। तो जब एक सीक्वेंस तुम फॉलो करोगे ना कि आज ये चैप्टर किया तो वो चैप्टर वो दिन में तुम किए तो बहुत अच्छी से तुमको याद है। जब दूसरी बार करोगे तो इतना टाइम देने का मतलब ज़रूरत नहीं रहती है, तो वो दिन में तुम उतने ही टाइम में 3-4 चैप्टर रिवाइज कर लोगे। तो ये हो गया बायो का। और फिर केमिस्ट्री का ऐसा रहता है कि जो इनऑर्गेनिक वाला सेक्शन है, जैसे 1 महीना अभी, तो पीरियोडिक टेबल तुम्हारी मतलब दीवार पे तो बिल्कुल होना चाहिए जहाँ तुम स्टडी कर रहे हो। वो पीरियोडिक टेबल तुमको बाय हार्ट होना चाहिए, चाहे वो निमोनिक से याद करो, विजुअल मेमोरी बना के याद करो। और दूसरी चीज़ जो ऑर्गेनिक का सेक्शन है, अभी तो पहले बहुत हार्ड क्वेश्चन आते थे, लेकिन 2020 से जब से मैंने दिया है तो एनसीईआरटी की ही रिएक्शंस आती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सोचने वाला कुछ आ रहा है कि मुझको ये बहुत एनालाइज करना पड़ेगा, 2-3 रिएक्शन मिला के दे रहे। तो एनसीईआरटी में जितनी भी जो केमिस्ट्री की रिएक्शन है ऑर्गेनिक के लिए मैं बोलूँगा, वो बाय हार्ट कर लो, उसमें से ही आने वाला है। मतलब कुछ घुमा फिरा के आ ही नहीं रहा अभी 3-4 साल से, जो मैंने देखा है जूनियर्स से, मतलब पूछा हूँ जो जिनका अभी सिलेक्शन हुआ। और फिजिक्स में ऐसा है कि फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि 45 क्वेश्चंस रहते हैं टोटल। तो उसमें ऐसा रहता है कि 20-30% अगर तुम फार्मूला में जो बोला था कि स्पेसिफिकली वॉल पे लगा के जो तुम पैसिव रीडिंग कर रहे हो तुमको याद हो गए, 20-25 क्वेश्चन तो सिर्फ फार्मूले से ठीक हो, मतलब तुम्हारे सॉल्व हो जाने वाले। इतने हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। वो बनता ही वैसे, कैटेगरी वैसी है कि 20-25 क्वेश्चन फॉर्मल रखना है, उसके बाद थोड़ा थिंकिंग में डालना है बच्चों को, और 5-10 क्वेश्चन ऐसे निकालना है जो कि सिर्फ रैंकर्स लोग ला पाए। तो कम से कम तुम लोग अगर ये पैसिव रीडिंग वाला काम करोगे फॉर्मूले का, तो इतने क्वेश्चन तो तुम्हारे होने वाले फिजिक्स में। जैसे कि 45 है तो 25 तो तुम्हारे आराम से हो जाएंगे। बाकी फिर तुम्हारी मेहनत है आगे, तुम कितना करने वाले हो, मतलब जैसा प्रिपरेशन है तुम्हारा उसके हिसाब से फिर तुम कर सकते हो। लेकिन ये एक सेफ साइड हो जाता है कि 20-25 क्वेश्चन तो मेरे होने वाले हैं फिजिक्स में। और केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का हो गया, इनऑर्गेनिक हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री कैसा है कि फिजिक्स से कनेक्ट करके पढ़ सकते हो, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स इधर भी है उधर भी है, और दोनों के फॉर्मूले नियर बाय सेम है। मतलब थर्मोडायनेमिक्स का हो गया, और 2-3 चैप्टर्स हैं जो कि मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री से एकदम को रिलेट है। तो उसको क्या करोगे, एक चैप्टर को दोनों में ही मतलब मर्ज करके बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक चैप्टर ऐसा बनाओ, तो मतलब एक कुछ ऐसा कंटेंट बनाओ कि फिजिक्स का वाला चैप्टर हो जाए, इधर भी हो जाए, क्योंकि बहुत ओवरलैप्स रहते हैं फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत ओवरलैप रहता है ये वाले सेक्शन में सिर्फ। तो उसके लिए तुम फिजिकल में ऐसा रहता है कि उसका भी यही फंडा है कि फॉर्मूले ज़्यादा मेन रहते हैं फिजिकल में, क्योंकि उसमें थोड़ा मतलब वो ऐसा है कि फिजिक्स के क्वेश्चंस कैसे रहेंगे कि जो मैंने बोला कि 25 को छोड़ के अदर देन वो थोड़ा थिंकिंग वाले रहेंगे। लेकिन केमिस्ट्री में फिजिकल क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि फॉर्मूला पुट करो तो हो ही जाएगा, तो फिजिकल का हो जाएगा। ऑर्गेनिक का मैंने बोला कि अपने एनसीईआरटी की पूरी रिएक्शन सिर्फ तुम याद करते या मगअप करो, वो हो जाएगा पूरा। और बायो का तो मैंने बता दिया कि रिवीजन स्ट्रेटजी ऐसे रहेगी। तो ये तीनों सब्जेक्ट का मतलब कंप्रेसिव में कवर कर दूँ। अच्छा, अभी जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो जिनका कुछ यूनिट वगैरह छूटा हुआ है, तो वो कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारा यूनिटी कंप्लीट हो जाए। तो क्या उनको उसी तरफ भागना चाहिए, या और उनको सिर्फ रिवीजन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए ऐसा है कि कुछ दिन में जैसे तुम 7-8 घंटा पढ़ रहे हो, उससे ज़्यादा नीड होती भी नहीं है पढ़ने की। एफिकेसी कम हो जाती है उसकी। तो उसमें क्या है कि रिवीजन का जो तुम टाइम दे रहे हो वो अलग से निकाल लो, और जो तुमको नया चीज़ पढ़ना है, जो तुम्हारी नई चीज़ छुटी हुई है ना, उसको बाय हार्ट, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डीप में पढ़ना है तुमको, उसको एटलीस्ट तुम ऐसे देख लो कि अगर उसमें सुपरफिशियल क्वेश्चन आ गए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, तुमको बोल रहे हो कि 1 महीना है, तो सुपरफिशियल क्वेश्चन एटलीस्ट तुमसे हो जाए। डीप वाले क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं होने वाले, क्योंकि उसके लिए तो प्रिपरेशन लगेगी, जो मतलब एक्स्ट्रा लेवल का प्रिपरेशन लगता है उसके लिए लगेगा। तो तुम ये क्या करो कि जो यूनिट तुम्हारी बची है, एटलीस्ट एनसीईआरटी से तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, तो वो यूनिट को एटलीस्ट सुपरफिशियली पढ़ लो, वो उतना करो। उसके बाद जितना यूनिट तुमने किया हुआ है, जैसे 70% सिलेबस किया हुआ है, तो ये 30% कवर करने के चक्कर में वो 70% को वीक मत बनाओ,
उसके लिए अलग से रिवीजन चालू ही रहेगा और ये थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पूरा रिवीजन पे जाएंगे तो ये पूरा 30% छोड़ देते हैं, और कुछ क्या करते हैं 30% के आगे मतलब इसके चक्कर में पूरा 70% खराब हो जाता है उनका। तो यू हैव टू बैलेंस, मतलब जितना तुम्हारा बाकी है 2-3 मिनट उसके लिए 2-3 घंटा दे दो और बाकी पूरा रिवीजन करते रहो। तो ये साइमल्टेनियसली करो, और वो मैं तो बोलता हूँ कि रोज़ तुम यूनिट वाइज टेस्ट दो, ये बहुत बेस्ट है 1 महीना पहले से। तो यूनिट वाइज टेस्ट दो ही, मतलब चाहे तुम रिवीजन कम करो लेकिन टेस्ट अभी दो 1 महीना पहले, क्योंकि टेस्ट दोगे तो तुमको समझ में आया कि ये यूनिट मेरी कमज़ोर है, ये यूनिट पे मेरे को फोकस करना है, फिर अगले दिन तुम वो पढ़ोगे, फिर वो इम्प्रूव होती जाएगी। आपका खास मैसेज जो स्टूडेंट्स के लिए है कि यूनिट वाइज जो टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत, उसको देना इन्हें ज़रूरी है। बिल्कुल उससे इन्हें पता लगेगा उनका, और उनको डेप्थ जो है उसका वो नॉलेज उनका बढ़ता जाएगा और लर्निंग उनकी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने अभी बात की डॉक्टर सालिक से, तो उन्होंने बताया कि यार बच्चों को टेस्ट वगैरह देना है, लेकिन अभी फिर भी बच्चे इतनी पढ़ाई होने के बाद भी अभी हम देख रहे हैं कि उनको हेजिटेशन जो है उनका वो बढ़ता चला जाता है, बर्डन बढ़ता चला है। वो बोलते हैं मैं टाइमिंग बढ़ाते जा रहा हूँ, मैं टाइमिंग बढ़ाते जा रहा हूँ पढ़ाई के लिए, मैं इतना टेस्ट दे रहा हूँ, मैं इतना ये सीरीज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ का टेस्ट सीरीज़ दे रहा हूँ। तो वो अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है उसके टेस्ट सीरीज़ वो देने में लग जाते हैं। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, उनको क्या करना चाहिए? देखो, टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर किसी को बहुत डर लग रहा है कि यार टेस्ट देने से मेरी मार्क्स कम आएगी तो मैं डिप्रेस हो जाऊँगा, ठीक है, मत दो, टेंशन क्यों लेने का, इसको नहीं देना मत दे। वो ऐसे भी 1 महीना बाकी है, उतना टेस्ट देने का वो उतना इफेक्ट नज़र नहीं आएगा मेरे हिसाब से। अच्छा, ऐसा ना हो कि तुम टेस्ट दिए बहुत कम मार्क्स आए और फिर तुम मेन एग्ज़ाम में पहले से डीमोटिवेट हो जाओ। अच्छा है कि दे दो, अगर नहीं मूड हो रहा है तो ठीक है तुम स्टडी करो, क्योंकि जो टेस्ट देने वाले बच्चे रहते हैं वो डे 1 से दे रहे होंगे, मुझे यकीन है। और ऐसा स्टूडेंट जो आज डर रहा है टेस्ट देने से, इसका मतलब ये है कि वो पहले आउट ऑफ रेस हो गया। डर क्यों आ रहा है भाई तुम्हें टेस्ट देने से? उसमें थोड़ी आपका रैंक डिसाइड होगा, या वो मार्क्स थोड़ी उसमें काउंट होगी। हमारी 0 भी आ गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, टेस्ट है ना वो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये के जो फ्रेशर स्टूडेंट है हाँ, उनके लिए भी कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे अभी? फ्रेशर के लिए तो मेरा ये मैसेज है कि आप पहले तो कोशिश करो कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए MBBS में। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव में अब ये ट्रेंड सेट हो चुका है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल फर्स्ट अटेम्प्ट में MBBS में चले जाते हैं। कोचिंग क्लासेस भी सब अच्छी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर। लेकिन अगर ऐसा स्टूडेंट जो बहुत मेहनत किया और किसी वजह से उसके मार्क्स नहीं आ पाई या फेल हो गया, वो नाकाम हो गया, तो कोई बात नहीं, हर आदमी नाकाम और फेल होता है। मैं तो जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को जानता हूँ जो MBBS के, उन्होंने 1 बार 2 बार रिपीट किया, मैंने खुद 1 बार रिपीट किया। थोड़ा सा डिप्रेशन रहता है, 8 दिन 9 दिन लगता है रिकवर होने में। उसके बाद 1 ईयर के लिए वांटेड आने का समाज से, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने का, काउंसलिंग अटेंड नहीं करने। अपने को मालूम पड़ गया ना मार्क्स कम है तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करने, पढ़ाई करने बैठाने का। इंशाल्लाह अगर आपका इरादे मजबूत है और तुम पुरअज़्म हो तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। मतलब 1 साल के और लिए इंसान डरता कब है ना सर, जब उसकी स्टडी परफेक्ट नहीं हो। स्टडी इतनी परफेक्ट रहनी चाहिए कि गेम जैसा लगे तुम्हें एकदम, फटाफट आंसर लगाओ, हंसते खेलते बाहर आ जाओ। थोड़ा एग्ज़ाम हॉल का भी जायज़ा लो, क्या चल रहा है। लाइफ में एक बार मौका मिलता है एग्ज़ाम देने इंटर, तो उसको एंजॉय करो। और आप अगर अच्छे से स्टडी करे रहेंगे ना सर, इंशाल्लाह आपको तकलीफ़ नहीं आएगी। और मुझे यकीन है कि जो बच्चे साल भर पढ़ाई करे होंगे, ये टेस्ट एग्ज़ाम है, मतलब लंबे वक्त तक पढ़ना पड़ता है अच्छे से। आमतौर पे जो 1 महीना 1.5 महीना पहले स्टडी स्टार्ट करते हैं वो थोड़ा बूस्टअप मार्क्स मिल जाएगी उनको, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं होने पाता है जो साल भर नहीं पढ़ाई। और अगर मार्क्स कम आती है तो मैं बोला कि रिपीट करो, और अगर बहुत कम मार्क्स आती है, ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा, तो सिर्फ MBBS ही नहीं है, बहुत लाइन है, बहुत रास्ते, कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी बन जाओ, स्टूडियो खोल लो, पायलट बन जाओ, आर्मी में चले जाओ, IAS कर लो, IPS बन जाओ। सिर्फ ये कोर्स थोड़ी है आज सर, आज हर बच्चा वही चाहता है क्या, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं ना, उनको MBBS करना है, उन्हें बताया ही नहीं गया, उनको तरीका ही नहीं मालूम है कैसे उधर जाना है। मुझे भी नहीं मालूम था, मुझे भी किसी ने नहीं बताया। और अब धीमे धीमे MBBS के वैल्यूज़ भी डिटोरिएट हो रही है, अगर मैं सच बोलूँ तो। बिल्कुल आने वाले दिनों में वो वैल्यूज़ नहीं रहेगी जो माजी में थी या जो आज है। आगे भी जाके आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तो ऐसे स्टूडेंट जो बहुत बार रिपीट करते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार, या बहुत ज़्यादा पैसा लगा कर प्राइवेट से MBBS करें, तो उनको अच्छे से एनालाइज करना है कि यार उनके लिए इफेक्टिव होगा कि नहीं। ऐसा है सर, अगर तुम 3 साल 4 साल अगर रिपीट में लगा देते हो
देखो MBBS ऑलरेडी 5.5 ईयर, 1 ईयर बॉन्ड, 6.5 ईयर, 10 साल तुमने MBBS में लगा दिया। फिर नीट PGI के इंटर्न आने वाला है जो और डिफ़िकल्ट है, उसमें और टाइम लग सकता है। तो 12-13 साल बाद एक डिग्री आपके पास आ रही है, हो सकता है 12 साल बाद उसकी वैल्यू और कम हो जाए। हो सकता है। हाँ, तो इसलिए हर चीज़ में आदमी को खुला दिमाग रखने का। अगर आपको डॉक्टर बनना है, मकसद है, तो उसको पूरा करो, मेहनत करो, दिलो जान से मेहनत करो। लेकिन अगर नहीं हो पाया तो सोचो अल्लाह ने इसमें मेरी खैर नहीं रखी है। क्योंकि क्या होता है ना सर, आप कितना भी मोटिवेट कर लो, कितनी भी वीडियोस बना लो, कितना भी अच्छा टीचर ला के दे दो, इंस्टीट्यूट दे दो, सीट लिमिटेड है। 10, 20, 50 लोग का ही एडमिशन होगा 1000 में से, बाकी 950 क्या करेंगे फिर? तो उनके लिए भी तो हमें बात करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा ना सर। मतलब ये सारी चीज़ें जो डिपेंड है, जो हाँ। सीटें मुख्तस है, वो तो लिमिटेड है ना सर, यानी उससे बाहर हर नहीं बच्चा नहीं कर सकता ना MBBS। बिल्कुल। तो जो मेजर जो बल्क है वो तो नहीं कर पाएगा बेचारा। तो उसके लिए मेरा ये मैसेज है कि बहुत सारी लाइन है। मेरे सारे बैचमेट जो मेरे दोस्त थे वो भी MBBS के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, बट उन्होंने क्लियर नहीं कर पाया। फिर उन्होंने मुख्तलिफ लाइन ली और सब आज खुश है और कामयाब है अपनी अपनी लाइन में। कोई आर्किटेक्चर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई टीचर बन गया, कोई बिजनेस में अपने आप को डेवलप कर लिया। तो अगर आप खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे आप नीट में नहीं कामयाब हो पाते हो तो डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलने का मकसद है सिर्फ। और डॉक्टर साहब एक बात यह है कि जो बच्चे चाहते हैं कि मैं सिर्फ मेडिकल फील्ड में ही रहूं और उनकी मार्क्स वगैरह जैसे अगर कम आ गए, थोड़ी रैंक उनका कम आ गए, तो उसके लिए कोई और प्रोफेशन ले लो। देखो टैलेंट की जो कमी हमेशा कमी रहती है, जो स्किल्स रहती है ना उसमें सैचुरेशन नहीं आता है। अब दूसरे जो कोर्स है, डेंटल है, BOMS है, फिजियोथेरेपी है, इसमें भी आप अगर स्किल डेवलप किएंगे ना तो आप इंशाल्लाह सबसे आगे चले आओ। उसमें सैचुरेशन नहीं आने वाला कभी। तो आप बाकी में भी बन सकते हो अगर आपको इतना इंटरेस्ट है। BHMS कर लो, BAMS कर लो, यानी बाद में रखिए। आप पहले MBBS के लिए ट्राई करो पूरी जम के। अगर आप एकदम हो कि नहीं MBBS ही करना है तो अटेम्प्ट ले लो और हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, यानी बच्चों को अपने पास हो जाता अवसर रखना चाहिए। ज़्यादा मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अगर आपने एकदम अच्छी से स्टडी करके आएंगे ना आपको टाइम बचेगा। जो ज़्यादातर क्वेश्चन रहते हैं ना वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, जो पढ़ के आओ फटक से पिकअप कर लेता है बच्चा। फिजिक्स के भी मैं क्वेश्चन देखा हूँ, वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, कुछ टेक्निकल रहते हैं लेकिन वो कम रहते हैं, थोड़े मुश्किल वाले। जो बल्क है वो मीडियम ही रहता है, मीडियम क्वेश्चन, बहुत ईजी भी नहीं मुश्किल भी नहीं। जो बच्चा अच्छे से पढ़ा है वो निकाल लेता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे जब हम उनसे पूछते हैं जिन्होंने रिपीट भी किया तो बोलते हैं हमारा ना टाइमिंग एडजस्ट नहीं हो पाता सर। उनकी स्टडी वीक है सर, उन्होंने जैसा पढ़ाई करना था किया नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। वरना अगर आप सच में उसको एनालाइज करेंगे ना बाद में देखो एक चार्ट पैटर्न बनता है, तो उसमें 50-60% जो क्वेश्चन रहते हैं वो इजी टू मीडियम में रहते हैं और जो डिफ़िकल्ट वाले रहते हैं वो 15-20% रहते हैं। बल्क जो है 70-80% वो तो बिल्कुल मीडियम ही क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर बच्चा ये शिकायत कर रहा है तो उसे प्यार से समझाओ अच्छे से कि बेटा और मेहनत करो, कुछ मेहनत कम रह गई। समझ में ऐसा जो चीज़ तुम्हें नहीं पता है वो तुम्हें नहीं आएगी और तुम्हें वो मुश्किल लगेगी। अगर तुम्हारा नॉलेज इतना वसी है और तुम्हारी स्टडी इतनी ज़बरदस्त है, मजबूत है, तो क्यों आएगा आपको मुश्किल, क्यों लगेगा? बायोलॉजी तो एकदम ईजी रहता है, कुछ भी नहीं है। जोड़ी लगाओ, सही गलत करो, कितने सेंटेंस ट्रू है, वो बहुत ईजी है जो अच्छी से पढ़ाई की है। यानी स्टूडेंट चाहे तो इस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो सीट्स भी बहुत बढ़ गई है। तो जो नए कॉलेजेस जो भी जैसे खुल रहे हैं उनमें सीटें बढ़ा देते हैं, उससे भी जैसे रैंक के अंदर कुछ। मेरे दौर में जब मैं 2013 में एग्ज़ाम दिया था तो अगर 2000 के बाहर आपका रैंक जाता है स्टेट रैंक तो गवर्नमेंट सीट पे MBBS नहीं मिलता था, और शायद अभी 4000 तक मिल जाता है। लेकिन अभी स्टूडेंट भी डबल हो गए हैं, तो लगभग सेम है। मतलब जैसे पहले था, पहले आसान भी नहीं था, मुश्किल भी नहीं था। पहले बच्चे कम थे तो सीट भी कम थी, और अगर पहले ऐसा पैटर्न नहीं बना था नीट का तो कुछ भी रैंडम क्वेश्चन आते तो उससे मेरिट नीचे जाती थी। अभी थोड़ा इजी कर दिया तो मेरिट ऊपर जा रही है। मैं तो बोलूँगा टफ से टफ पेपर निकलना चाहिए। इसमें जो बच्चे फंडामेंटली मजबूत रहते हैं ना, इनके लिए एडवांटेज होता है, ये लोग अच्छे रैंक लाते हैं फिर। हाँ डॉक्टर साहब, ये बच्चों को जैसे रैंक का जो मामला है
मार्क्स तो उनकी अच्छी आ जाती है लेकिन वो रैंक उनकी कम बैठती है उसमें। तो रैंक जो होती है तो क्या वो कोई रोल प्ले करती है एडमिशन के वक्त? बिल्कुल, मतलब सारा खेल तो रैंक के ऊपर है। मार्क्स तो कुछ डिसाइड ही नहीं करती बंदे की, रैंक ही डिसाइड करती है। रैंक ही बताती है कि तुम कितने लोगों से आगे हो। अगर मार्क्स ज़्यादा ही और रैंक तुम्हारी हाई जा रही है 30,000 40,000 50,000, इसका मतलब ये है कि तुम उतना ही परफॉर्म कर पाए जितना एवरेज स्टूडेंट ने किया है। इसका मतलब तुम ऐसी स्टडी नहीं किए थे, सिंपल सी बात है। तो रैंक तो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। और वो जब तुम कोई भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करोगे तो तुमको एक आइडिया मिल जाएगा फंडामेंटल कि देखो मैं इतने में से टेस्ट दे रहा हूँ, मेरी रैंक कितनी आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं तुमको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना कॉम्पिटिशन है। जैसे कोई भी तुम इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज़ लगा लो, उसमें वो एक पर्टिकुलर 3,000 4,000 जो बच्चे दे रहे हैं, उसमें तुम्हारी कितनी रैंक आ रही है। कॉन्स्टेंटली 1-2 रैंक इधर उधर होने से, मतलब एक बहुत कम आ गई, एक ज़्यादा आ गई, उससे नहीं, मतलब ऑन एन एवरेज कितनी रैंक बन रही है। तुम कंसिस्टेंटली कर रहे हो ना, क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन, तो उससे तुमको पता चल जाएगा कि मेरी रैंक इतनी आ रही है, मैं इतने लोगों से अच्छा प्रिपेयर करूँ। चाहे वो, क्योंकि ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस क्या है कि ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर निकालते, उसमें लोगों की 500 मार्क्स आ रही है, 550 आ रही है। वो मार्क्स इक्वल होती है 680 690 के अभी के नीट के एग्ज़ाम के कंपेयर में। तो अगर वहाँ पे तुम्हारी रैंक अच्छी आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वहाँ पे तुम्हारी कोई अभी जैसे कि नीट का पेपर बहुत इजी हो गया है, उसकी वजह से क्या हो गया है कि एक तो सिलेबस वो हो गया है कि डिफाइन हो गया, वेल डिफाइंड सिलेबस है। उसकी वजह से क्या होगा कि सारे बच्चों को जो हार्ड वर्किंग है, एवरेज स्टूडेंट, वो हार्ड वर्क करके पूरी रैंक निकाल, पूरी मार्क्स निकाल सकते हैं। उसमें से तुमको ऊपर लाना है ना रैंक को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो रैंक ओवरऑल सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है। अभी तो सीट्स वगैरह बढ़ गई हैं, तो इवन 40,000 45,000 पे ऑल इंडिया रैंक पे भी गवर्नमेंट कॉलेजेस पेरी फेरी में मिल जाते हैं। तो अपने आप को बस इतना एनालाइज करना है कि क्या मैं इस प्रिपरेशन से उतनी रैंक ला सकता हूँ कि नहीं, मिनिमम, जिससे मेरा गवर्नमेंट में MBBS हो जाए। तो जस्ट दैट्स ऑल, ये कहना था मुझको रैंक के बारे में। जैसे बच्चे चाहते हैं उनको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो उनके लिए बच्चों को, जैसे फिर भी आपके ताल्लुक से उनका रैंक कितना होना चाहिए? वो तो कॉलेज वाइज डिपेंड करता है और बहुत वेरी करता है, वो ईयर टू ईयर बहुत ज़्यादा वेरी करता है। मतलब रैंक तो इतना ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, जैसे कि KEM नायर है, सायन है, GJ वगैरह का रैंक। तो अगर तुमको चाहिए तो विद इन 8,000 तुमको रैंक चाहिए मुंबई में आना है तो, ऑल इंडिया रैंक वगैरह। और महाराष्ट्र रैंक है तो जाहिर सी बात है 500 से कम चाहिए तुमको ACML नंबर वगैरह। तो रैंक का मैं ये बोलूँगा कि ट्राई करो कि मतलब अच्छे कॉलेज, अच्छी रैंक आए। एटलीस्ट इतना प्रिपरेशन कर लो कि तुम्हारी रैंक गवर्नमेंट कॉलेज के उसमें इतना आ जाए। क्योंकि अभी MBBS डेफिनेटली कहीं से भी करो, मतलब मुंबई से करेंगे तो एडवांटेज ही रहता है। लेकिन ऐसा है कि जब से PG आए तो उसके बाद से मतलब तुमको PG एनी हब करना है। तो अगर पेरी फेरी में भी तुम्हें MBBS मिल रहा है तो ले लो और PG के लिए प्रिपरेशन चालू कर दो। ज़्यादा कुछ डिफरेंस आने वाला नहीं है अगर तुम्हें PG में अच्छी सीट मिल जाती है तो। मेरा बस यही कहना है रैंक के बारे में। हाँ डॉक्टर साहब, पर्सनल क्वेश्चन ये है कि आपने जो अभी MBBS फर्स्ट क्लास जो आपने क्लियर किया, क्रैक डाउन किया, MBBS कंप्लीट किया, पास किया, तो इसके पीछे किसका सपोर्ट रहा है? इसके पीछे तो सबसे पहले है कि सबसे पहले फैमिली आती है कि माँ बाप और जो मेरा भाई है उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। क्योंकि शुरू में कोई भी बच्चा जाएगा तो बहुत ज़्यादा एनजाइटी उसको डेवलप होती है। क्योंकि जो भी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे टॉपर रहता है, लेकिन वहाँ पे जैसे गया तो एवरेज स्टूडेंट बन जाता है, क्योंकि सब वही लेवल के हैं वहाँ पर। तो उसकी वजह से, और उनको अगर कोई चीज़ आ रही होती है और अपने को नहीं आ रही होती तो हम यूज टू नहीं होते कि उसको आ रही है मुझको नहीं आ रही है। यहाँ पे कैसे कि हम यहाँ पे सब हम ही कुछ रहते हैं। जैसे कि मालेगांव में अगर वो टॉप कर रहे हैं तो उसको मालूम है कि सबसे अच्छा मुझको आ रहा है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद सब वही लेवल के लोग हैं, तो उसको इतना डिप्रेस नहीं होना चाहिए। और जो सीनियर्स है, सीनियर डॉक्टर्स है, सीनियर तुम्हारी कॉलेज के सीनियर्स है या फिर गाँव के सीनियर्स है, उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए। जो भी परेशानी आ रही है MBBS में, फर्स्ट ईयर में मोस्टली आती है, तो जो भी तुम्हारे सीनियर्स हैं उनसे कांटेक्ट करो। जैसे कि मैं पर्सनली उमर से, क्योंकि वहाँ पे रेडियो कर रहे थे नायर में, फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा मतलब एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो गया था, तो उनके साथ बैठा जाके उन्होंने काउंसिल किया, उन्होंने मतलब सपोर्ट किया। उसकी वजह से और फिर कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं हम भी कर सकते हैं। और बस यही है कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की बात रहती है, उसके बाद तो प्रीलिम तक सब एक ही लेवल पे आ जाते हैं, जो पढ़ते रहता है जो नहीं पढ़ते रहता है। इवन किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है तो प्रीलिम्स तक तो पूरा क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो अडेप्ट हो चुका होता है पूरा। बस यही कहना था। और ऐसा है कि MBBS में 2 टाइप की स्टडी है, मतलब एक तो तुम यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ रहे होते हो और एक PG के लिए पढ़ रहे होते हो।
तो यूनिवर्सिटी की जितना रिक्वायरमेंट है वो तो हर एक MBBS स्टूडेंट मोस्टली अगर मेहनत करे 2-3 महीना भी तो निकल जाती है। तो उतने लेवल की मेहनत तो एटलीस्ट सबको करनी चाहिए। और PG के लिए तो मतलब अलग से बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, तो उसका तो मुझे इतनी अभी नॉलेज नहीं है, वो तो हमारे साथ ज़्यादा अच्छी पता है। जैसे कि सालिक ने अभी बताया कि वो भी कभी ऐसा टाइम गुजरा कि वो बहुत ही फर्स्ट ईयर ऐसा डिप्रेशन का शिकार थे, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहम्मद फारूक इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, इन्होंने बहुत मुझको समझाया। तो आपने इनके लिए क्या किया, कैसे मशवरे एक्चुअल में सर वगैरह? वो जिस फेज़ से डॉक्टर सालिक गुजर रहे थे वही फेज़ से मैं भी गुजरा था। तो मैंने उन्हें समझाया कि वक्ती तौर पे रहता है, तुम सिर्फ मेहनत करो। और कैसा नया इन्वायरमेंट रहता है हमारे मालिकों से काफ़ी मुख्तलिफ, हर चीज़ अलग रहती है और मोटी मोटी किताबें रहती है, तो थोड़ा बच्चा घबरा जाता है, उसको हमेशा नोट्स पढ़ने की आदत रहती है 12वीं तक। लेकिन जितनी थिक बुक रहेगी उतना ईजी रहेगा तुम्हें अब क्वेश्चन का आंसर लिखने। आपको आधा पेज ही आंसर लिखना है, 1-2 पेज लिखना है, 4 पेज लिखना है। तुम सोचो अगर इतना मोटा बुक आप पढ़ के आओगे, आपकी नॉलेज कितना हाई लेवल पे चली जाएगी। और आप जब MBBS में भी जाओगे ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो उसमें भी नोट्स है, टीचर्स है, वीडियोज़ है, हो जाता है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। जो लोग रोज़ाना 2-3 घंटा भी पढ़ लिए ना MBBS पास हो जाता है। लेकिन फिर वही है कि नीट PG आपको देना है, तो उसकी तैयारी आपको फर्स्ट ईयर से करना है। तो मैं नीट PG की तैयारी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था। मैं जब फर्स्ट ईयर में गया था, वहाँ मुझे सीनियर्स मिले KA में। उन्होंने बोला यार कि देखो बहुत मुबारक हो, तुम नीट UG क्रैक करके आए हो, लेकिन अब आगे नीट PG एग्ज़ाम आने वाला है, जिसके लिए तुम्हें आज से मेहनत करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट ईयर से ही जो नीट PG की बुक रहती थी वो ला के एटलीस्ट परचेस कर लेता था, अगर नहीं भी पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा सा कभी कभी देख लिए। फिर जब सेकंड थर्ड ईयर में गया तो फिर तो प्रॉपर मैं स्टार्ट कर दिया था अपना थ्योरी के लिए भी जो पढ़ते थे, प्रैक्टिकल के लिए भी, और जो नीट PG थे तो वो भी। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नीट PG में भी अच्छा रैंक आया अल्हम्दुलिल्लाह। यानी UG के साथ में जो है PG की वो भी स्टडी साथ साथ है ना चलना चाहिए। हाँ, ड्यूरिंग MBBS बोल रहा हूँ, हाँ। ड्यूरिंग MBBS आपको, क्योंकि वो कुछ अलग किताब नहीं है, वही सब है, थोड़ा सा पैटर्न अलग रहता है। और वो सब किताबें पढ़ो तो मज़ा भी आती है पढ़ने में, MCQ भी सॉल्व करते रहो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, और तुम अच्छे डॉक्टर भी बनोगे ना। तुम 50% डॉक्टर क्यों बन रहे हो सिर्फ? तुम्हारे पास जो मरीज आएगा तुम उसको थोड़ी बोल सकते हो यार ये 50% स्टडी किया था मैं, तो ये टॉपिक नहीं पढ़ा मैं उसमें। आपको तो सब कुछ मालूम होना चाहिए ना। और जैसे नीट PG में बताया, वो इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल एग्ज़ाम। वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसमें और कम सीट है। अगर इधर 4000 सीट है गवर्नमेंट की MBBS की, तो उधर 400 है PG में। हाँ, यानी उधर SML 500-700 भी आता है ना तो अच्छा सीट नहीं मिलता है। आपको SML 100 के अंदर लाना पड़ेगा। उसमें तो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ेगा। हाँ, और वहाँ पे आपको 10 साल 20 साल रिपीटर भी रहेंगे। मैं नीट PG एग्ज़ाम देने के लिए गया था, मेरे बाजू में जो शख्स बैठे थे वो 50 साल के थे। अच्छा। हाँ, 50 ईयर। हाँ, कितना साल उन्होंने रिपीट किया होगा। तो सीट बहुत कम है और लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो उसकी तैयारी भी आपको करना है। देखो मैं सर पहले ही बोला था कि आपको एंजॉय भी करना है लाइफ को, लेकिन हमारा जो मकसद है वो भी नहीं बोलना है। आप MBBS में आप चले जाते हो, बहुत सारे मालिकों के बच्चे खुश फहमी में रहते हैं बहुत साल तक, यार हम MBBS कर रहे हैं, बहुत बड़ी डिग्री है बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है जो लोग MBBS फ्री सीट पे करते हैं, लेकिन आगे भी और भी एग्ज़ाम बाकी है, लंबी रेस है। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं डॉक्टर साहब, जैसे कि डॉक्टर मोहम्मद सालिक, ये भी आपको, और बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं MBBS, वो आपको एज अ रोल मॉडल मानते हैं। आप कैसा फील करते हैं इस बात? नहीं, अल्लाह का बहुत एहसान है सर, मैं तो बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि जो टीचर्स रहते थे वो मेरे पेरेंट्स बुला के बोलते थे कि ये बहुत कमज़ोर है, पढ़ाई में इस पर ध्यान दो, इसके ऊपर ध्यान नहीं दो, बहुत कम मार्क्स आते हैं। और वाकई भी स्कूल में बहुत ही वीक था मैं। जो स्टार्टिंग में मेरा स्कूल फेज था, यानी एकदम 37-38 मार्क्स ऐसे आते थे 100 में से। वाकई देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए आप वाकई रोल मॉडल हो गए, उनको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैं 5th स्टैंडर्ड के एकदम बॉर्डर लाइन में पास किया हूँ मैं। मुझे यानी मैथमेटिक्स बहुत टफ जाता था, इंग्लिश नहीं आती थी, एग्ज़ाम में लिख नहीं पाता था। फिर जैसे जैसे शऊर डेवलप हुआ, फिर पेरेंट्स ने मेहनत की, और बोलते हैं ना कि माँ बाप की जो कुर्बानियाँ हैं वो हम तो नहीं बता सकते।
उन्होंने ये नहीं, मेरे अंदर वो पोटेंशियल जो था उन्हें जगाया, मेहनत करवाया मेरे से। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं नीट यूजी और नीट पीजी दोनों में मालेगांव में टॉपर था माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरा ऑल इंडिया रैंक 1200 था और स्टेट रैंक 81 था और ओबीसी में रैंक 3 था। वो एमडी रेडियोलॉजी मुझे नायर हॉस्पिटल में मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। पीजी में ना जो सबसे मुश्किल जो कोर्सेज है वो उसमें से एक एमडी रेडियोलॉजी आता है, बहुत हाई रैंक लगता है आपको। और मुंबई में अगर आपको पीएमसी कॉलेज से करना है तो और बेटर रैंक लाना पड़ता है। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप बहुत अच्छे से स्टडी करे हो और ख़ुद पे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। और कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स है जो मैं नीट पीजी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं शेयर करना चाहूँगा, जो मैंने यूज़ किए, जिसको मेरे सीनियर ने केएम के मुझे सिखाया था। तो इंशाल्लाह कोई एक डिफ्रेंसिएशन रखें हम उसमें इस चीज़ को भी जिक्र करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये स्क्रीन के ऊपर डॉक्टर मोहम्मद हाफिज़ मोहम्मद उमर फारूक आपको नज़र आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमारे ऑडियंस को? असल में ये मुंबई की एक स्कूल है अंजुमन तालीम, तो वहाँ पर मुझे बुलाए थे। वाक़या ये है कि मैं एक बार नायर में एमआरआई डिपार्टमेंट में अपनी पोस्टिंग कर रहा था, तो एक शख्स पे नज़र पड़ी जो बहुत परेशान हाल थे। तो मैं पूछ लिया कि क्या आपको इश्यूज़ है, तो उन्होंने बताया अरे एमआरआई हो नहीं पा रहा है। तो एमआरआई ब्रेन था और उसकी कुछ रकम थी जो कोरोना के दौर में हर कोई माली मुश्किलात से परेशान था। तो मैं वो पेपर लेकर गया और जो एकेडमिक डीन थे उनके पास लेकर गया कि यार इसमें कुछ तखफीफ कर दो। तो वो डीन थे, उन्होंने देखा कि यार रेडियोलॉजी का रेसिडेंट खुद आके आया है, तो उन्होंने पूरा फ्री कर दिया, सैंक्शन कर दिया। तो ये वाक़या हो गया, मुझे याद भी नहीं था। फिर कुछ महीने बाद मुझे कॉल आया अंजुमन तालीम जो अदारा है उधर से। तो असल में उनको ये जो पेशेंट थे ना, इन्होंने मेरा रेफरेंस दिया था क्योंकि वो वहाँ के टीचर्स थे, वन ऑफ द टीचर थे। उन्होंने जिक्र किया, फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, मेरे से थोड़ा मुख्तसर में मेरा इंटरव्यू लिया। फिर उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप आइए, तो इस तरह मैं वहाँ पहुँचा था। नहीं तो वो कोई को बुलाते नहीं है क्योंकि उनका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उनके पास एक से एक स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उमूमन बाहर से किसी को बुलाते नहीं है। उन्होंने बोला भी मुझे कि फ़र्स्ट टाइम हमने किसी ऐसे को इनवाइट किया जो हमारे इधर से नहीं स्टडी किया है। आपको अवार्ड भी दिया गया? हाँ, बताया गया वीडियो में। यही वजह से कि हम डॉक्टर तो बन रहे हैं, बेशक हम हमारे लिए बनते, सच बोलूँ तो यार हम अमीर बन जाए और लग्जरी लाइफ मिल जाए, लेकिन एक टाइम बाद आदमी को रियलाइज़ होता है कि यार सिर्फ अपना तक मत रखो, हमारा जो हम मुसलमान हैं और हमसे फ़ायदा होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। एज अ रोल मॉडल हाँ। डॉक्टर आपको अवार्ड मिला, तो मालेगांव वालों के लिए भी खुशी की बात है। हाँ, उस वक्त भी आपको मीटिंग वगैरह लग रही होगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हज़ारों की तादाद में वहाँ पे बच्चे आए थे, कई स्कूल की बसेस आई थी, ऑनलाइन भी वो नशर हो रहा था। अच्छा, आपने जो नाम आपका जो आता है तो लोग थोड़ा सोचने लग जाते हैं, डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद उमर फारूक, तो आपने हिफ्ज़ किस तरीके से की? हिफ्ज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा 30 पारे किया है नूरानी मस्जिद से। नूरानी मस्जिद मरकज़ जो है वहाँ पे एक कारी अशफाक साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे ऊपर, क्योंकि उस्ताद का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं कई बार मदरसा छोड़ के घर आ गया कि यार नीट पढ़ना है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि 4 से 5 घंटे मदरसे जाना होता था, मगरिब बाद और इशा बाद। और मैं 11-12 के प्रीलिम एग्ज़ाम तक मदरसा गया हूँ 5 घंटा, और मैंने 11 पारा 12वीं में हिफ्ज़ किए। तो रोज़ाना मैं मदरसा था, कोई ट्यूशन में नहीं लगाया था एक्सेप्ट केमिस्ट्री, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचता था। मैं स्कूल जाता था मॉर्निंग में, जो टाइम बचा था उसमें स्टडी, और इवनिंग में मुझे मदरसा जाना था। और अल्लाह का इतना एहसान है कि मैं ऐसा हाफिज़ कुरान हुआ कि मैं जो लास्ट एग्ज़ाम दिया मदरसे का, उसमें अपने मदरसे में अव्वल नंबर, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात है। और फिर मैंने बहुत सारे दौर किए। हमारे जो उस्ताद थे उन्होंने बोला यार कि तुम डॉक्टर बनने वाले हो तो भूल जाने का डर होता है, तो ज़िंदगी भर तो पढ़ना है, लेकिन अभी जो पुख्तगी होगी वो ज़िंदगी भर तुमको काम आएगी। और वाकई में उनका ये सही था, उन्होंने बहुत मेहनत की, मैंने भी मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे दौर किए। और फिर एक दिन मैंने पूरा एक नशिस्त में 30 पारे सिर्फ एक गलती पर सुना दिया। एक जगह मैं इसे भूला था 8वें पारे में सूर्य नूर में, पूरा 30 पारा मैंने कुछ 14-15 घंटा लगा था मुझे,
फजर से 1-2 घंटा पहले मैंने स्टार्ट किया था सुबह 4 बजे। तो जो उदय बैठक में हाँ, और फिर धीमे 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 मगरिब से पहले तक मैंने पूरा 30 पारे मुकम्मल कर लिए और फिर तरावी पढ़ाते रहा था। औरंगाबाद में नीट की यूजी प्रिपरेशन कर रहा था, तो अभी कुछ दिन पहले देखो हाफिज़ सलाह साहब, डॉक्टर हाफिज़ सलाह की न्यूज़ छपी थी इनकलाब में। तो डॉक्टर हाफिज़ सलाह और मैं, हमने 10 रकात पढ़ाई थी, 15 पारे वो 15 पारे में, जब हम औरंगाबाद में देख सकते। फिर मेरे घर के पीछे जो तैयब मस्जिद है वहाँ पे भी बहुत साल मैंने तरावी पढ़ाई। अभी कुछ सालों से ये सिलसिला रुक गया है। इंशाल्लाह आगे इरादा है जब मैं मालेगांव में शिफ्ट हो जाऊँगा तो दोबारा से सिलसिला शुरू करूँगा। अब डॉक्टर साहब, अभी नीट के जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हिफ्ज़ भी कर रहे हैं और वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से क्या कोशिश करो कि 11 तक हो जाए हिफ्ज़, लेकिन अगर नहीं हो पाया है, कुछ बच गया है, तो हिफ्ज़ कुरान एक बहुत बड़ी दौलत है, वो भी हाथ से मत जाने दो। और फिर उनको स्टडी नीट तो हर साल होते जाएगा, लेकिन तुम एक बार मदरसा छोड़े और तुम्हारा वो मुनक़ते हो गया ना सिलसिला, फिर शायद तुम महरूम रह जाओ। तो मैं तो डिसकंटिन्यू करने का मशवरा नहीं दूंगा। अगर तुमने शुरू किया तो मुकम्मल करो। वो स्टडी का उनका थोड़ा अफेक्ट होती है, लेकिन ठीक है ना, तुम अगर हिफ्ज़ कर रहे हो मतलब तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, अल्लाह ने आपको चुना है, नहीं अपने आप में बड़ी बात है। बड़ी बात है। और मैंने देखा बहुत सारे हुफ़ाज़ कराम बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कई हाफिज़ कुरान अभी MBBS कर रहे हैं, कुछ लोगों को तो मैं जानता भी हूँ। तो मुश्किल थोड़ा सा आता है, लेकिन वक्ती रहती है, मुश्किल जाती रहेगी, अजर बाकी रहेगा। मैंने अगर छोड़ दिया होता तो रह जाता मेरा। कर लिया, MBBS भी कर लिया मैंने, MD भी कर लिया। अभी आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो? हाँ, अभी मैं बॉम्बे में हूँ फ़िलहाल। MD भी किया मैंने, फिर DNB भी कर लिया, फिर एक BCA फ़ारसी करके कोर्स होता है वो भी कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे, और आगे भी पढ़ने का इरादा है मेरा। अच्छा, आखिरी मैसेज आप हमारे नीट स्टूडेंट को क्या देना चाहेंगे आखिरी मैसेज? मेहनत करो, मशक्क़त करो, शॉर्टकट नहीं है कोई इल्म का। और कभी नहीं कामयाब हो पाए तो फिर दे देना, उसमें क्या है। एग्ज़ाम तो हर साल आता है ना। बहुत सारे लोग बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं अगर मार्क्स कम आए तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि यार, और बहुत एग्ज़ाम आएंगे, हर साल होता है नीट, इसमें कामयाब नेक्स्ट बार दे देना। आप जो ये नीट का भी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं तलबा और तालिबात, आप उनको मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज दूँगा कि जो 1 महीना है उसको फुल यूटिलाइज़ करो। जैसे आप मैचेस देखे होंगे क्रिकेट का IPL में, उसमें 4 ओवर्स रहते हैं, उसमें 4-6 मार के रन बना लेते हैं। जो 15 ओवर में नहीं बनी थी वो 5 ओवर में बना लेते बैट्समैन। तो आप इसको एकदम ऐसा पावर प्ले यूज़ करो, थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ कि देखो जो आप बुक लाओगे ना उसमें ऑलरेडी बोल्ड रहता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो ईजी टॉपिक उसको कवर करो, मुश्किल टॉपिक को स्किप कर दो, टाइम कम है इसलिए तुम्हारे पास। और अपना 100% दो। रैंक आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, और भी इम्तिहान है ज़िंदगी में देने के लिए। इंशाल्लाह आप किसी और एग्ज़ाम में कामयाब और सुरखुर होंगे। डॉक्टर सालिक, आप जो नीट के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, तलबा तालिबात हैं, उनको मैसेज देना चाहेंगे? मेरा तो बस ये मैसेज है कि 1 महीने में जितना इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप को उतना करने की कोशिश करो, और ज़्यादा से ज़्यादा वे स्टडी पे फोकस करो। 1-2 घंटा अपने आप को दिन में दो ताकि उसको रेस्ट कर सको। बाकी टेस्ट देते रहो रेगुलरली, एंड वीक टॉपिक्स को रिवाइज करते रहो अच्छी से। तुम्हारे जो है, अगर तुम्हारा पूरा सिलेबस हो चुका है, जो वीक टॉपिक है उसको रिवाइज करो। और एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले, मैं तो मतलब 1 दिन पहले और उससे 1 दिन मतलब शाम से परसों, तो यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे मतलब जो है ना, तो 2 दिन पहले से मैंने स्टडी करना बंद कर दिया था। मतलब जो दिन जैसे कि संडे को पेपर, तो मैंने फ्राइडे को शाम से स्टडी करना बंद कर दिया। पूरा 1 दिन अपने माइंड को एकदम फ्री रखो कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, मतलब यूटिलाइज ही नहीं करना, ताकि उसका पोटेंशियल जो और बढ़ जाए वहाँ पर। तो क्योंकि क्या करते हैं बच्चे, जाते रहते हैं रास्ते में बुक्स खोलकर पढ़ रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, 1 घंटा बाकी है, उससे कुछ ज़्यादा फायदा होगा नहीं, उल्टा और जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। 2-3 दिन पहले जो तुम्हारे वीक टॉपिक थे वो पूरे एक बार देख लो और वहाँ पे सिलेबस को ख़त्म कर दो 2 दिन पहले। मेरा तो मतलब यही मेरा ट्रेंड वो था, मतलब टेक्निक ये थी कि 2 दिन पहले तक जो एकदम वीक टॉपिक थे उठा के मैं कर लिया। उसके बाद 1 दिन और पूरा आधा दिन, 1.5 डे पूरा मैं फ्री रखा था अपने माइंड को।
उसमें कुछ ज़्यादा कुछ भी तुमको ऐसा लग भी रहा है कि मैं ये टॉपिक वीक है, मतलब वो तो आएगा बार बार, सेल्फ डाउट आएगा, सेल्फ डाउट आएगा, तो उसको साइड में रखो और एक और मतलब 1 से 2 दिन का अपने आप को गैप दो, उसके बाद डायरेक्टली नीट एग्जाम में जाके बैठो। मैं तो बोलता हूँ एक दिन पहले ही पूरा सो, दिन में भी सो जाओ, रात में भी सो जाओ, ताकि अगर वो दिन रात में नींद नहीं भी होती है तो पूरा वो कवर हो जाए। यही है कि रास्ते में मत पढ़ो, वो सबसे बुरी चीज़ होती है। मतलब रास्ते में पढ़ रहे हो, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा, एंजाइटी क्रिएट हो रही है, ये भी तो नहीं आ रहा मुझको, ये भी नहीं आ रहे, जो आने वाले क्वेश्चन है वो भी नहीं आते। तो यही बोलूँगा वो करो, और उसके बाद जाने से पहले जो भी है नमाज़ वगैरह पढ़ लो, जो भी तुम्हें तिलावत करनी है, अज़कार करनी है, सुन्नत अज़कार वगैरह कर लो। अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखो, इंशाल्लाह अगर मेहनत की हो तो अल्लाह ताला सिला देगा। ऑडियंस आप लोग देख रहे थे ये हमारा शो एजुकेशन के ताल्लुक से, नीट के ताल्लुक से, तो हमने यहाँ पर हमारे जो मेहमान इकराम हैं डॉक्टर साहिबान, इन्होंने अपने कीमती मशवरों से आप लोगों को नवाजा। इनकी बातें आपके लिए वाकई में एग्ज़ाम के ताल्लुक से बहुत ही मददगार साबित हुई।